मैं इस एपेक्स एकेडमी में आप लोग का फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि हमारे चैनल का मोटो ही है एजुकेशनल इज फॉर ऑल, कि हम लोग चाहते हैं कि आप हमारे जो कंटेंट है आप तक पहुंचे और आपके एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो। मैं डेली ही करंट अफेयर्स लाता हूँ, चाहे इसमें वीकली करंट अफेयर्स हो, मंथली करंट अफेयर्स, साइंस, मैथ, इंपॉर्टेंट सबमिट हो, इंडेक्स हो, रिपीट्स हो, मैं इन सारी चीज़ों को कवर करता हूँ ताकि आपके एग्जाम की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट को मैं कवर कर सकूँ। ओके, बिना देरी किए मैं अपना फिर से आज का सेशन शुरू करता हूँ। मैं आप लोग से गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको भी काम आ सके। ओके, थैंक। पहला कल का एक क्वेश्चन था कि वर्ल्ड ब्रेल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो वर्ल्ड ब्रेल डे सेलिब्रेट किया जाता है 4 जनवरी को। 4 जनवरी को एवरी ईयर। ओके, 4 जनवरी को हर साल वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है। जब ब्रेल एक लिपि होता है जिससे किसको फायदा होता है लिखने पढ़ने के लिए, जो अंधे होते हैं, मतलब जिसको आंखों से दिखाई नहीं देता है, तो उसके लिए अलग से लिपि बनाया गया है। तो ब्रेल साइंटिस्ट ने ही बनाया था, इसी के नाम पर ये दिन पड़ गया है कि वर्ल्ड ब्रेल डे भी 4 जनवरी को मनाया जाता है। आई होप इट इज क्लियर। हमारा पहला क्वेश्चन है, इंडिया एंड विच कंट्री हैव ऑफिशियली अनाउंस्ड द कंक्लूजन ऑफ अ न्यू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA ऑन December 23, 2025। कहता है इंडिया और कौन सा कंट्री ऑफिशियली अनाउंस किया है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए राजी हो गया है। ओके, तो इसका ऑप्शन देखिए, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड, ओमान। इसका सही आंसर है न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड और इंडिया फ्री ट्रेड के लिए राजी हो गया है। इसमें इंक्लूड से है क्या, 1667 स्किल्ड वर्कर, जो कि वीजा पे जाएंगे, वीजा होगा स्किल्ड वर्कर का वीजा एनुअली, मतलब हर साल, एक साल में, फॉर इंडियन प्रोफेशनल टू न्यूजीलैंड। इंडियन प्रोफेशनल वाले कहाँ पे जाएंगे, न्यूजीलैंड वाले, न्यूजीलैंड में। तो इंडिया का फ्री ट्रेड में एग्रीमेंट में साइन हुआ किसके साथ, न्यूजीलैंड के साथ। इसको जरा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू recently gave assent to the Shanti Bill 2025. What is the primary objective of this bill? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी एक बिल पर, मतलब शांति बिल पर साइन कर दिया है। तो इस बिल का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑप्शन, तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू ओपन द सिविल न्यूक्लियर सेक्टर टू प्राइवेट प्लेयर्स, कि जो न्यूक्लियर सेक्टर जो पहले सिर्फ गवर्नमेंट का था, अब इसको पब्लिक सेक्टर में भी दिया जाएगा। मतलब पहले जो मोनोपोली था सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, अब ये प्राइवेट में भी दिया जाएगा। प्राइवेट में भी इसमें अपना काम कर सकते हैं। इस शांति बिल का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको देखते हैं। सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एक हिस्टोरिक बिल है देखा जाए, क्योंकि इसमें पहली बार प्राइवेट कंपनियों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए अलाउ कर दिया जाता है। कि कौन से सेक्टर में, न्यूक्लियर पावर सेक्टर में। पहले क्या था, प्रीवियसली गवर्नमेंट मोनोपोली था। पहला इंडिया का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा था, कहाँ पे लगा था, तारापुर में। कहाँ पे है ये तारापुर, महाराष्ट्र में। कब, 1969 को। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया था, तो कहाँ था, तारापुर में, महाराष्ट्र, 1969 को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली अप्रूव्ड अ रिस्क बेस्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रीमियम फ्रेमवर्क फॉर बैंक्स। कहते हैं बैंक के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली अप्रूव किया है रिस्क बेस्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस के। मतलब अगर बैंक हेल्दी है तो उसके ऊपर कम प्रीमियम लगेगा, और अगर बैंक वीक है तो ज्यादा प्रीमियम लगेगा। ये होता है इसका मतलब रिस्क बेस्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस का मतलब। इसका ऑप्शन है सेबी, नबार्ड, RBI या फाइनेंस मिनिस्ट्री। इसका सही आंसर है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब बना था, 1935 को। RBI कब बना था, 1935 को। इस एक्ट के तहत बना था। तो RBI एक्ट
RBI एक्ट 1934। इसके तहत ये बना था। अच्छा, इसका एक नेशनलाइजेशन भी हुआ था। नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1949 को। RBI का नेशनलाइजेशन भी हुआ था और SBI का नेशनलाइजेशन हुआ था 1955 को। इसको याद रखेंगे। DICGC इन सारी चीजों को रेगुलेट करता है। तो DICGC का फुल फॉर्म होता है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, प्रोवाइड्स इंश्योरेंस फॉर डिपॉजिट्स अप टू 5 लाख पर डिपॉजिटर। 5 लाख तक की इंश्योरेंस प्रोवाइड कराता है। DICGC क्या है? ये इंश्योरेंस प्रोवाइड कराने वाला है बैंकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Prime Minister Narendra Modi recently unveiled an 80-foot statue of Gopinath Bardaloi in which city? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोपीनाथ बरदलोई का 80 फीट ऊंचा स्टेचू को रिसेंटली अनवील्ड किया है। ओके, अच्छा, गोपीनाथ बरदलोई कौन है? ये गोपीनाथ बरदलोई है असम के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, जिसको भारत रत्न भी दिया गया था। तो इसका सही आंसर है क्या है? गुवाहाटी। अच्छा, इसके नाम पे जो ये है गो एयरपोर्ट भी है। और कुछ दिन पहले मोदी जी ने वहां पे एक टर्मिनल का इनॉग्रेशन भी किया था, जो कि स्टेट आर्ट के बेस पे था। स्टेट आर्ट के बेस पर था। लिख दिया है। गोपीनाथ बरदलोई वाज अवार्डेड द भारत रत्न पोस्टमसली इन 1999। 1999 को इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था। मतलब पोस्टमसली मतलब डेथ होने के बाद। ही इज नोन एज लोकप्रिय, इसे लोकप्रिय के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्या था? ही वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ असम, गोपीनाथ बरदलोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीम won the SAFF वुमेन्स क्लब चैंपियनशिप हेल्ड इन काठमांडू? काठमांडू का है, नेपाल कैपिटल क्या है? काठमांडू। तो कौन सा टीम ने SAFF वुमेन्स क्लब को जीत लिया है, उसका चैंपियनशिप बनाया? इसका सही आंसर है ईस्ट बंगाल FC वुमेन। ईस्ट बंगाल FC वुमेन ने SAFF वुमेन्स क्लब का चैंपियनशिप बना है। ओके, और ये कहाँ पे हुआ था? नेपाल में, नेपाल के काठमांडू में। अब देख लेते हैं SAFF कब बना था? 1997 को। इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। जीतने वाले कौन है? ईस्ट बंगाल FC वुमेन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बिकम द फर्स्ट आर्टिस्ट विद अ लर्निंग डिसेबिलिटी टू विन द प्रेस्टिजियस टर्नर प्राइज इन 2025? कहता है कि कौन पहली बार बनी है, मतलब ये पहली बार जीतने वाली बनी है, तो उसको लर्निंग डिसेबिलिटी है, मतलब लर्निंग में भी कुछ कुछ प्रॉब्लम होता था। लेकिन कौन सा अवार्ड जीती है? प्रेस्टिजियस टर्नर प्राइज। अच्छा, प्रेस्टिजियस टर्नर प्राइज किस में दिया जाता है? आर्टिस्ट में दिया जाता है। ओके, तो इसका सही आंसर है निनिना कालू। निनिना कालू, इसका प्रोनाउंसिएशन जो भी हो। ये एक बहुत हिस्ट्री क्रिएट करती है और एक एग्जाम्पल भी सेट करती है किसके लिए? इंक्लूसिविटी को। ये दिखाता है कि जितना भी कमजोर क्यों ना हो या कोई भी बीमारी क्यों ना हो, चाहे वो फिजिकल डिसेबिलिटी हो या किसी भी तरह का डिसेबिलिटी हो या लर्निंग डिसेबिलिटी हो, इन सबको लेके ही चलना है। इंक्लूसिव एजुकेशन को दिखाया है। तो टर्नर प्राइज is a highly prestigious award for British visual artist. Visual artist मतलब देख के। ये ब्रिटिश में ये जीती है। Next question is, which Indian state has decided to develop the country's first state level tiger corridor? कौन सा इंडियन स्टेट ने डिसाइड किया है कि विदेश का, मतलब हमारे कंट्री का पहला स्टेट लेवल टाइगर कॉरिडोर बनाया जाएगा? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में क्या होगा? पहला स्टेट लेवल का टाइगर कॉरिडोर बनेगा। अच्छा, मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ पहले एक करंट अफेयर्स था जिसमें पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के कौन सा टाइगर रिजर्व को चीता के लिए हैबिटेट बनाया गया था। तो वो तीसरा था, वो कौन था? फिर वीरंगना दुर्गावती, या क्या नाम था जी? वीरंगना शायद ऐसे ही था, वीरंगना।
वीरंगना। इससे पहले था कूनो भी था, कूनो नेशनल पार्क को भी चीता के हैबिटेट के लिए बनाया गया था, वो तीसरा था। इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। नोन एज द टाइगर स्टेट। अच्छा, सबसे ज्यादा टाइगर पाया जाता है इसलिए टाइगर स्टेट, और चीता भी पाया जाता है इसलिए चीता ऑफ द स्टेट भी कहा जाता है। इज बिल्डिंग दिस कॉरिडोर टू इंश्योर द सेफ मूवमेंट ऑफ टाइगर्स बिटवीन डिफरेंट रिजर्व्स। एक रिजर्व से दूसरे रिजर्व में आसानी से मूवमेंट हो, इसलिए कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इंडिया हैज द हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड विद द टाइगर सेंसस कंडक्टेड एवरी 4 years। हर 4 साल के बाद टाइगर का सेंसस होता है। अच्छा, इस साल या पिछले साल जो डाटा रिलीज हुआ था उसके हिसाब से आप लोग बताएंगे कि हाउ मेनी आर देयर टोटल टाइगर्स इन इंडिया, कि टोटल कितने टाइगर्स है लास्ट सेंसस के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट असेंबली रिसेंटली पास्ड अ रेजोल्यूशन टू कमेमोरेट द 350th मार्टरडम ईयर ऑफ गुरु तेग बहादुर जी। गुरु तेग बहादुर जी को मार्टरडम कमेमोरेट करने के लिए कौन सा स्टेट के, किस स्टेट के असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किए हैं? ओके, 350th मार्टरडम। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर है हरियाणा। हरियाणा ये क्या है? गुरु तेग बहादुर वाज द 9th सिख गुरु। ये 9th सिख गुरु था। ही इज नोन एज हिंदी चादर, शील्ड ऑफ इंडिया। हिंदी चादर के लिए उसे जाना जाता है। फॉर हिज सैक्रिफाइस टू प्रोटेक्ट रिलीजियस फ्रीडम, कि वो रिलीजियस फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना चाहता है, इसी के उसको बलिदान के सैक्रिफाइस के लिए उसको जाना जाता है। तो आपको ये याद रखने की जरूरत है कि हिस्ट्री में ये बहुत ही काम का आएगा कि गुरु तेग बहादुर कौन सा नंबर के गुरु थे? तो 9th सिख गुरु थे। ओके, और इसे क्या कहते हैं? हिंद दी चादर। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली reaffirmed that forests fall under which list of the 7th schedule of the Indian Constitution। कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर से दोबारा रीअफर्म किया है कि फॉरेस्ट को 7th शेड्यूल के कौन सा लिस्ट में आना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के, यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट में, या फिर रेसिडुअरी लिस्ट में। तो इसका सही आंसर है कॉन्करेंट लिस्ट में। अच्छा, कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, ये सब क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर को इस तरह से दिखा गया है, 4 लिस्ट में बांटा गया है। यूनियन लिस्ट मतलब ऐसा लिस्ट जहाँ पे सिर्फ यूनियन ही रूल बना सकते हैं। ओके, स्टेट लिस्ट में स्टेट बना सकते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट में यूनियन और स्टेट दोनों ही बना सकते हैं। रेसिडुअरी पावर्स में मतलब अगर कुछ बच गया, इसका अथॉरिटी किसके पास रहेगा? यूनियन के ही पास रहेगा। Forests were moved from the state list to the concurrent list by the 42nd Constitutional Amendment Act 1976। अच्छा, पहले क्या था? फॉरेस्ट को यूनियन स्टेट लिस्ट में रखा गया था, लेकिन अब इसको क्या कर दिया है? मतलब 1942nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन जो एक्ट था 1976, इसी में इसको स्टेट लिस्ट से यूनियन लिस्ट में कर दिया गया। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा भी अफर्म किया है कि ये यूनियन लिस्ट का ही कंकरेंट लिस्ट का ही पार्ट है। मैंने यूनियन लिस्ट बोल दिया था, सॉरी, स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में। ओके, इसमें हम स्टेट भी बना सकते हैं रूल और सेंटर भी बना सकता है, सेंट्रल भी बना सकता है कंकरेंट का मतलब। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सहयोग पोर्टल which was recently in the news for issuing taking down notices to X-Corp is an initiative of which country, which ministry? सहयोग जो पोर्टल है रिसेंटली इसको इशू किया गया है, टेक डाउन नोटिसेस टू X-Corp इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है? तो इसका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अभी होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स लॉन्च्ड इन March 2024 to combat cybercrime. The portal has red flagged over 1100 URLs in nearly 2 years
कम से कम 2 साल में 1100 URLs फ्लड किया है। तो ये आपको याद रखना है कि सहयोग पोर्टल ये किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का। मूव करते हैं हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन के ऊपर। डेली की तरह आज भी मैं भी अपना आप लोग के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन छोड़ के जाता हूँ, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर दीजिएगा। द बीबी विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 which recently received presidential assent has replaced which major scheme? किस स्कीम को ये मेजरली रिप्लेस किया है? पहले कौन सा स्कीम था, उसके जगह पे ये वीवी जी राम जी लाया गया है। वीवी जी राम जी बिल, इसको प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर कैबिनेट में मिल चुका है। तो ये कौन से बिल को रिप्लेस किया है, इसका आप लोग आंसर सही से दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आप लोग को मेरी काम पसंद आता है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।